कि मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में एक हूँ जिनको भगत सिंह या उनके साथी जो जीवित बचे सबसे सानिध्य का मौका मिला है। नमस्कार। किसान नेताओं से खास मुलाकात के इस कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं राजस्थान के बड़े किसान नेता तारा सिंह सिद्धू जी से। वह राजस्थान के ही नहीं बल्कि देश के किसान आंदोलनों के जाने माने चेहरे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे किसान आंदोलनों के इतिहास, वर्तमान और भविष्य के बारे में। तारा सिंह जी, जो आपका राजनीतिक जीवन है वो कब शुरू हो रहा है, कहाँ से आपने शुरुआत रखी किसान आंदोलनों में, राजनीतिक आंदोलनों में? देखिए, मेरा जो नेटिव प्लेस है गंगानगर जिला, जो आजकल गंगानगर हनुमानगढ़ दो हिस्सों में बट गया। अब मैं हनुमानगढ़ में आ गया। तो हमारा जो जिला है वो जन आंदोलनों की पृष्ठभूमि वाला जिला रहा है। तो बड़ा 1969-70 का जो किसान आंदोलन हुआ, जो आंदोलन बुनियादी तौर पे नया इरिगेशन सिस्टम डेवलपमेंट हुआ, जो राजस्थान कैनाल नहर, जो आज इंदिरा गांधी नहर योजना परियोजना के नाम से है, इससे बड़ा क्षेत्र सिंचित हुआ। तो सरकार की मंशा ये थी कि ये ज़मीनें लोगों को नीलाम कर दी जाएं और उसका खर्चा निकले। और हमारे किसान आंदोलन के नेताओं की मांग ये थी कि ज़मीन भूमिहीन किसानों को अलॉट हो। और ये फैसला अक्सर बड़े आंदोलन के बाद ये हुआ कि 1955 की 1 अप्रैल को जो आदमी राजस्थान का बासिंदा है, वो या उसका बाप दादा, उसको 15 एकड़ सिंचित ज़मीन राजस्थान में दी जाएगी। भूमिहीन और काश्तकार होना चाहिए, ये शर्त थी। ये आंदोलन की बड़ी जीत थी। उसमें 30,000 के आसपास लोग जेलों में गए थे। तो हम लोग जो उस समय नौजवान थे, तो हम वॉलंटरीली थोड़ा बहुत काम, जैसे गांव के अंदर कुछ अनाज इकट्ठा करना है, कुछ रसीदें काटनी है, कुछ लोग इस तरह का हमारे पे उस आंदोलन का प्रभाव था। दूसरा, मैं एक लाइन में निवेदन करूं कि गंगानगर हनुमानगढ़ की जो राजनीति है वो पंजाब की राजनीति का उस पर प्रभाव था पहले से ही। तो ये जन संघर्ष, चाहे जितने हुए बटरमेंट लेवी के टैक्सेस का हुआ, चाहे इरिगेशन के सवाल हुए, चाहे ये सवाल पंजाब की राजनीति का हमारे क्षेत्र में भी असर रहता था। तो संघर्ष और मांगों के लिए लड़ना, ये एक तरह आप यूँ कह लो कि उस इलाके की ज़मीन में है, उस मिट्टी में था। तो स्वाभाविक तौर पे हम पे प्रभाव रहा। मैं अब ये कभी अलग से बात है कि मैं कैसे आया, लेकिन मैं 1972 में कायदे से राजनीति में आ गया, 1972 में। और उम्र मेरी 21-22 साल थी। साहित्यिक रुचियों वाला मैं था। घर में मैं खाली था, पढ़ने लिखने की आदत थी। कर्मचारी अधिकारी मेरे पास आते रहते और राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे भी लोगों का पड़ाव मेरे पास रहता। और ये कुछ कारण थे जो मैं 1972 में राजनीति की तरफ आ गया और फिर विधिवत मेंबर हो गया। और अब मैं सन 74 से 74 से राजनीतिक कार्यकर्ता, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। इसके अलावा मेरा कोई अतिरिक्त कोई काम नहीं है। तो लंबा एक राजनीतिक कार्यकर्ता का मेरा जीवन है। फ्रंट किसान सभा में काम करता हूँ मैं। लेकिन चूँकि मैं बहुत कम उम्र में राजनीति के नज़दीक आ गया, इसलिए गंगानगर के अंदर छात्र आंदोलन में सच में स्टूडेंट लीडर कभी नहीं रहा। लेकिन स्टूडेंट मूवमेंट के अंदर उनके पक्ष में उनका पर्चा लिखना, उनका ड्राफ्ट करना, उनके लिए कोई छोटी पुस्तिका लिख देना और भगत सिंह की दिन मनाना, इस तरह की गतिविधियाँ एडमिशन से लेके एजुकेशन पॉलिसी पे उनके नज़दीक था। कि मैं उम्र के हिसाब से छात्रों के नज़दीक था। और मैं एक लाइन में उन सौभाग्यशाली लोगों में, अभी मैं परसों के रोज़ भगवती बोहरा जी के दिन मैंने मेरी पोस्ट पे लिखा भी कि मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में एक हूँ जिनको भगत सिंह या उनके साथी जो जीवित बचे सबसे सानिध्य का मौका मिला है। उनके तीनों बहनें, दोनों बहनें, तीनों भाई, उनके बचे हुए सब साथी। तो ये रहा, तो वो प्रभाव रहा फिर राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे। और फिर आंदोलन तो जीवन का एक हिस्सा है, उसमें लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँच गए।
और जो उस 1970 के दशक के 1980 या 90 के दशक के बड़े किसान आंदोलन आपको याद हो भारत के या फिर राजस्थान के, जिनके बारे में आप जिक्र करना चाहें, क्योंकि इस समय भी हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलित हैं और पिछले अभी 26 मई को 6 महीने हो गए किसानों को आंदोलन करते हुए, और 5 जून को पूरा 1 साल भी हो जाएगा इन ऑर्डिनेंस को आए हुए। देखो, पूरे देश के किसान आंदोलन में अगर आप यूँ समझें कि हमारे देश का जो किसान आंदोलन है वो स्वतंत्रता आंदोलन और किसान आंदोलन एक दूसरे के पर्याय हैं। वो दौरे तेरी गुलामी ज़मीन की मालिकी के हक़ के लिए भी किसान लड़ा और देश की स्वतंत्रता की भी लड़ा। अगर आप किसान सभा के पुराने इतिहास को देखेंगे, राजस्थान के अंदर भी बहुत सारे गौरवशाली आंदोलन हुए हैं। यहाँ मानगढ़ हुआ 1912 में, जिसमें जलियांवाला बाग से भी ज़्यादा लोगों की शहादत हुई। हमारे आंदोलन में नीमूचाना हुआ, हमारे यहाँ बेगू का आंदोलन हुआ, हमारे यहाँ विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में 8.5 साल तक हल्की हड़ताल की लोगों ने, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत ने तब अपनी कहा ये कि ये तो बोल्शेविकों का आंदोलन है। तो इस तरह के आंदोलन हुए स्वतंत्रता से पहले। हमारे शेखावटी के आंदोलन हुए, पहले जाट सभा फिर किसान सभा, बड़े बड़े आंदोलन ये किसानों के हुए, जिसका उस रूप में इतिहास में मूल्यांकन नहीं हुआ। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में जिस इलाके का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ की अगर बात करें तो कुछ आंदोलन हुए। पहले हुआ भाखड़ा के क्षेत्र में ज़मीन के अलॉटमेंट का। भाखड़ा जब राजस्थान में आई तो तब भी ये सवाल था कि ज़मीन किसको मिले। तो लड़ाई थी कि भूमिहीन किसानों को 15 बीघा ज़मीन मिले और ये बात मांगी गई। फिर पंजाब की देखा देखी राजस्थान के अंदर गंग कनाल और भाखड़ा के अंदर बेटरमेंट लेवी टैक्स लाए, खुशहाली टैक्स, जिसको पंजाबी में खुश हैसियत टैक्स बोलते हैं। और पंजाब के आंदोलनों में आप कहते हो कि बड़े जो पंजाब के किसान आंदोलन हुए उसमें एक खुश हैसियत टैक्स के खिलाफ मोर्चा भी एक बड़ा आंदोलन हुआ। ये आंदोलन उस समय हुआ। फिर 1969-70 का जो किसान आंदोलन था उसकी बुनियाद में ये बात थी कि वो 30 लाख एकड़ में ज़मीन में सिंचाई होनी थी। ये दुनिया की सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट था, एक नहर का, जो 1957 में शुरू हुआ, जिसका 1962 में राजस्थान में पानी आ गया। तब ये सवाल आया कि ये ज़मीन किन को मिले। तो हमारे लोगों की मांग ये थी कि ज़मीन, जो लोग ज़मीन यहाँ के काश्तकार हैं उनको मिले और जो भूमिहीन हैं उनको मिले। गवर्नमेंट ये चाहती थी ज़मीन नीलाम हो। वो बड़ा आंदोलन चला, वो मिला जुला आंदोलन था। हर तरह के किसान, ऐसा ही संघर्ष समितियाँ थी और उसमें लगभग 30,000 लोग जेलों में गए और जेलें राजस्थान सरकार को मांगनी पड़ी पड़ोसी राज्यों की। 9 लोगों की शहादत हुई उसमें। आखिर ये सेटलमेंट हुआ, इंदिरा गांधी तब देश की प्राइम मिनिस्टर थी। ये समझौता हुआ कि 1955 की 1 अप्रैल को जो खुद या जिसका बाप या दादा अगर राजस्थान का बासिंदा है और काश्तकार है और भूमिहीन काश्तकार है तो उसको 15 एकड़ ज़मीन 20 किस्तों में 17,000 रुपये में दी जाएगी। और ये इसमें करीब 1.5 लाख भूमिहीन किसानों को ज़मीन मिली और उन लोगों को रिहा किया गया। उसके बाद फिर इशू टू इशू बहुत आंदोलन हुए। जैसे बिजली के सवाल के ऊपर हमने बड़े बड़े मोर्चे निकाले, बिजली की रेट को लेके, या कुएं पे बिजली मिले या उनका फ्लैट रेट की जगह पर यूनिट हो, आदि आदि। और अभी हाल ही के दिनों में इस आंदोलन से पहले जो बड़ा आंदोलन था वो था गड़साना रावला का आंदोलन। हालांकि वो एक रीजन का आंदोलन था, वो था पानी के बंटवारे को लेके, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन। सरकार ये चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो मूल राजस्थान नहर परियोजना थी, जो पानी का बंटवारा, जो सतलुज व्यास समझौता हुआ राजस्थान का पानी के बंटवारे का, उस बंटवारे के बाद राजस्थान के अंदर अलग अलग नहरें जब निकालने की शुरुआत हुई तो पानी जहाँ पहले दिया जाता रहा सिंचाई के लिए, स्वाभाविक तौर पे कटौती करनी पड़ी। वो 3.5 क्यूसेक पर 1000 एकड़ था या 5.5 क्यूसेक था, तो 5.5 को 3.5 किया, 3.5 को 2.5 किया। तो अगर 25 बीघा की जगह 10 बीघा या 8 बीघा सिंचाई सिंचित क्षेत्र होगा तो प्रतिक्रिया थी। तो उस आंदोलन की विशेषता ये थी कि किसान, खेतिहर मजदूर और व्यापारी, उसमें भी 8 लोगों की ज़िंदगियाँ गई, कई बार कर्फ्यू टूटा और वो संघर्ष गड़साना आंदोलन का शुरू हुआ। और मनमोहन सिंह की सरकार थी, यहाँ वसुंधरा राजे की सरकार थी दिल्ली में, और बार बार वहाँ BSF, कभी सेना, इनकी
वो 4 वाला आंदोलन 2007 तक चला और उसमें फिर पानी के बंटवारे में जीत अंतोगत्वा उसमें किसानों की ही हुई। इस तरह एक के बाद एक किसान आंदोलन हुआ। लेकिन मैं एक बात का आपको निवेदन करूं उस तस्लीम करने में कि ये जो आंदोलन है, ये जो आपका मौजूदा किसान आंदोलन, ये है खेती किसानी को बचाने का आंदोलन, भविष्य को बचाने का आंदोलन। लेकिन ये केंद्र की सरकार ने जिन राजनीतिक कारणों से कारपोरेट घराने हमारे देश के और विदेश के, WTO, IMF उनके पक्ष में जो नीतियां तय हैं, जिस कानून को ये लेके आए, ये देश के किसानों को इतना जल्दी आसानी से समझ में आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। इनको ये अंदाज़ नहीं था मैंने एक पर्चा भी छापा था पहले 21 दिसंबर को, उसमें इस बात को मेंशन किया कि इनको ये इस बात का अंदाज़ नहीं था कि किसान इस कदर उठ खड़ा होगा। इनको ये था कि जैसे पहले इन्होंने गैर संवैधानिक संघीय ढांचे पे चोट करने वाले मजदूरों किसानों के ऊपर हमला करने वाले एक के बाद एक कदम उठाए, चाहे NPR NCR का, चाहे नोटबंदी का, या उससे पहले के चाहे योजना आयोग को भंग करने का, या आर्टिकल 370 का, ऐसे ही इस देश की जनता इसको भी ये आंधी में हवा में ऊपर से उड़ के चला जाएगा। ये शायद नरेंद्र मोदी, अमित शाह की गुप्तचर एजेंसियों को इस बात का अंदाज नहीं रहा होगा कि ये जो बहुत ऊंचे लेवल की बात है, ये 3 कानून, ये इतना आसानी से खेती किसानी करने वालों के समझ में आ जाएगी। लेकिन ये बात पकड़ ली। अब तक हमारे किसान आंदोलन का करैक्टर जो था, वो एक एक मुद्दों के ऊपर, एक एक सवाल पे, चाहे वो सवाल पानी का है, चाहे वो सवाल आबियाना बढ़ने को रोकने का है, चाहे वो बिजली को ज़्यादा देने का या बिजली के रेट के खिलाफ है, इशू टू इशू हमने जब आंदोलन किए, जनता की जन लामबंदी ज़्यादा हुई और उसमें जीत हासिल हुई। हमारा तजर्बा उस तरह के आंदोलनों का ज़्यादा था। ये आंदोलन राजनीतिक मुद्दों पे जन लामबंदी जो है, ये भी मेरे ख्याल में हाल के वर्षों में मेरे राजनीतिक जीवन में मैं पहली बार देखता हूँ कि इसको हम कहते रहे राजनीतिक, लेकिन इसके परिणाम दूरगामी हैं। इसके बहुत दूरगामी परिणाम है इसमें। इसकी राजनीति ये है कि किसान आंदोलन के जीत जाने से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनकी सोच और समझ, उनकी जो सरकार है, वो पीछे धकेल दी जाएगी। और उसके पीछे धकेले जाने के माने हैं कि इस देश का संविधान, इस देश का संघीय ढांचा, संवैधानिक संस्थाएं, उनका बचना, देश का बचना। और हिंदुस्तान की राजनीति अगर करवट लेती है तो दुनिया के और करोड़ों करोड़ लोग हैं जो भारत से पहले भी प्रेरणा लेते रहे हैं, उनको भी बल मिलेगा उनके यहाँ, अपने यहाँ ऐसी हुकूमत के खिलाफ मोर्चाबंदी करने के लिए। हिंदुस्तान का गैर राजनीतिक प्लेटफार्म का किसान आंदोलन रहे गैर राजनीतिक, कोई राजनीतिक दल इसके ऊपर अपना एजेंडा नहीं चालू करे, सब ईमानदारी से खेती किसानी के सवाल पे लगें। ऐतिहासिक एकजुटता है, अनेक संगठन, अनेक विचारों के, अनेक क्षेत्रों के, उनका एक जगह आना ही अपने आप में हिस्टोरिकल है। तो वो अगर आंदोलन इसी मजबूती से आगे बढ़ता है तो हम चाहे कुछ कहते रहें, लेकिन नरेंद्र मोदी और उसके लगे भगे जितने लोग हैं, उनको इसके राजनीतिक परिणामों का बहुत गहराई से पता है कि इनकी जीत के माने क्या हैं। इसलिए उनके लिए भी मरने मराने का सवाल है और हमारे लिए तो है ही। जैसे आप WTO की बात कर रहे थे, IMF की बात कर रहे थे, और जो एक दौर देखे कि 1990 के बाद भारत भी LPG लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। उस टाइम पे डंकल भी आया था। उस टाइम के दौरान किसानों ने क्या आंदोलन नहीं किया उसमें डंकल प्रस्ताव जब आए, या गेट की जगह डंकल प्रस्तावों को मान के WTO होगा, उस समय और इस समय में एक फ़र्क है। भारत की सरकार उस समय मनमोहन सिंह, नरसिंह राव की सरकार थी, वो मन से उसमें शामिल होने के पक्ष में थे। लेकिन हमारे देश के अंदर ब्यूरोक्रेसी में
मिस्टर शुक्ला जैसे और इतने बहुत सारे लोग थे जो उन प्रस्तावों के अंदर भारत का पक्ष नफ़े नुकसान को ध्यान में रख के हमारी पैरवी कर रहे थे, किसान के खेती किसानी और जनता के हित की। और इसी का नतीजा यह हुआ कि चाहे हमने WTO पे हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन कृषि और कृषि से जुड़े हुए उत्पाद है किसी क्षेत्र को, उसके लिए उसको बाहर रखा गया था। उसके लिए बायलैटरल होगा, आप सारी चीज़ें है जैसे WTO जैसे है, उसको थोप नहीं सकता आपके ऊपर। तो हम बहुत सारी बातों पे हमारे याद के ऊपर 15% 20% हम उस पर एक्साइज लगाते थे, जो पिछली नरेंद्र मोदी की सरकार आसियान के साथ RCEP पे ऊपर हस्ताक्षर करने से पहले चाहती थी कि उसको 0% आयात पे एक्साइज कर दिया जाए, और जिसका किसान तो विरोध कर ही रहे थे, हिंदुस्तान के दूसरे लोग भी, इंडस्ट्रियलिस्ट भी, ख़ासतौर पे ऑटोमोबाइल्स के जो जुड़े हुए लोग, वो भी उसके विरोध में थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी विरोध में थी, क्योंकि अगर आप कोरिया को होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा और जापान और चीन होंगे तो फिर हमारा तो कुछ बचेगा नहीं, ये उनको अंदाज़ था। इसलिए सब लोग अपने अपने तौर पे विरोध पे थे और किसान भी उसके विरोध में थे। 4 नवंबर को जगह जगह पुतले जलाए गए, बाद में उन्हें हस्ताक्षर नहीं किए, तो किसान आंदोलन के और जनता के दबाव में नहीं किए। लेकिन मैं एक बात इससे अलग कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम मेरी लीडरशिप क्या सोचती होगी, कि मुझे ये अंदाज़ था कि इसने हस्ताक्षर इसलिए भी नहीं किए होंगे कि नरेंद्र मोदी को मालूम था कि तुमको WTO और इनके खाते में, अपने यहाँ के अडानी अंबानियों के खाते में, उनका भी तो ख्याल रखना है, इसलिए RCEP पे दस्तखत मत करो। ये वापस आ गया ना, गया तो दस्तखत करने के लिए था, सारी वार्ताएं तो पेपर तो तैयार हो गए थे, लेकिन दबाव था। वो हो जाता तो इससे भी बुरा होता। लेकिन WTO का विरोध था डंकल पर, 5-5 लाख लोगों के मोर्चे निकाले, तब तो जनता खिलाफ थी। हालांकि उस समय विडंबना ये थी कि ज़्यादातर लोगों को, बहुत सारे किसान संगठनों के नेता उस समय, खासतौर पे महाराष्ट्र के ये शरद जोशी वगैरह, तो कंपेन किए हुए थे उसके पक्ष में, डंकल प्रस्तावों के पक्ष में, कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और हमारे यहाँ भी अब नाम लेने की ज़रूरत नहीं, मैंने ऐसे ऐसे नेताओं को भाषणों में सुना है जब दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने कहा था कि ये मान लेने के बाद एक गोभी का फूल दुबई में 35 रुपये का बिकेगा। खुदा उनको जन्नत दे, हमारा गोभी का फूल तो नहीं बिका, लेकिन मंशा बहुत सारी थी। तो क्यों मैं यूँ कह रहा हूँ कि तब ज़्यादातर लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ नहीं था, क्योंकि चाइना और ये लोग चाहते थे कि WTO में शामिल हों, हमको प्लेटफार्म मिले, और हमारे यहाँ ये समझ थी कि शामिल होने से हमारा ज़्यादा नुकसान होगा। तो लेकिन विरोध तब भी था, और उसके बाद भी लड़ते रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर बाहर। लोग किसान हित की, जनपक्षीय लोग हमेशा लड़ते रहे हैं कि ये जो आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नीतियाँ लागू कर रहे हैं, इससे बहुत नुकसान होगा। उसी के परिणाम में सब आप देख रहे हैं, चाहे मजदूरों के हैं, चाहे दूसरे तीसरे हैं, चाहे 90 के दौर पे कैसे संघर्ष कर रहा था राजस्थान का किसान? आपको किससे याद हो, कोई आंदोलन याद हो 90 के दौर का, या फिर इसके 90 के बाद के दौर का कोई आपको किसान आंदोलन याद हो, जो न्यू लिबरल ये 91 में बात आई हमारे देश में। ये जब ये डंकल प्रस्ताव जब आए, गेट की जगह पे, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ की जगह पे WTO होगा और उसमें ये शामिल होंगे, ये बात तब जो थी, तब माफ़ करना, मैं विद ड्यू रिगार्ड कहता हूँ कि हमारे बहुत सारे देश के संसद सदस्यों को भी इस बात का मालूम नहीं थे कि माजरा क्या है, ये कौन है डंकल वंकल। वो BBC वाले 6:20 पे सीधा फ़ोन लगा के और पार्लियामेंट के मेंबर के कान पे लगा देते थे कि आपका डंकल प्रस्ताव पे क्या कहना था। तो मैं रोज़ BBC सुनता था। तो ज़्यादातर जो लोग थे वो अनभिज्ञ होते थे, लेफ्ट के और कुछ दूसरे प्रोग्रेसिव नज़रिए के लोगों को छोड़ दीजिए, लेकिन विरोध पहले दिन से था। कैंपेन हुई, फिर 93 में बड़ा प्रोसेशन हुआ, करीब 5 लाख लोगों ने डंकल प्रस्तावों के खिलाफ बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई, ज्वाइंट भी हुई, जिसमें चंद्रशेखर जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री से लेके लालू यादव जैसे ऐसे ब्रॉड प्लेटफार्म से भी हुई ये इसके विरोध की रैलियाँ, और पार्लियामेंट के अंदर भी लड़े। जो 1990 तक किसान और मजदूर एक पॉलिटिकल क्लास थे, लेकिन 90 के बाद
धार्मिक पहचान के ऊपर राजनीति होने लगी और यहाँ तक आते आते अब आप देखिए नरेंद्र मोदी इस्टेब्लिश होते हैं, आरएसएस आती है। ये क्या किस्सा था कि एकदम से किसान और मजदूर और जो वर्गीय राजनीति थी वो थोड़ी सी पीछे हुई और धार्मिक पहचान की राजनीति आगे हुई और आरएसएस और बीजेपी इतने बड़े संगठन के तौर पर उभरे और आज स्थापित हो गए, 7 साल से राज कर रहे हैं। अभी अपने यूँ समझ सकते हैं कि मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि 1947 से पहले का जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन है, जिसमें किसान आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका है, वो 2-3 मोर्चों पे लड़ रहा है। वो जागीरदारी रजवाड़ाशाही के खिलाफ लड़ रहा है, वो अपनी ज़मीन के मालिकी के हक़ के लिए लड़ रहा है, वो भेंट बेगार के खिलाफ लड़ रहा है, वो और स्वतंत्रता आंदोलन का भी हिस्सा है और उसने बहुत बड़े लीडर भी दिए। और स्वतंत्र भारत के अंदर पहली 2-3 जो हमारी योजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, उन पंचवर्षीय योजनाओं में उस पहले के किसान आंदोलन का ज़बरदस्त प्रभाव है। चाहे पार्लियामेंट की डिबेट आप देखेंगे, चाहे हमारी देश की परियोजनाएं हैं, कभी भाखड़ा चाले पहले हो चुकी थी, सिंचाई परियोजनाएं बनी, बाद में राजस्थान किनारे नारे बड़े बड़े कारखाने खाद बनाने के लगे और बहुत सारे हमारे यहाँ खेती के अंदर भी आधारभूत ढांचे को कैसे हम खेती को खड़ा करें और आधुनिक खेती कैसे लाएं, इसका प्रभाव रहा। रही बात आप जो राजनीतिक तौर पे मैं कहते हैं किसान आंदोलन का, ये बात भी ठीक है कि क्योंकि जितने राजनीतिक दल हैं सबने तो अपने तौर पे ऐसे किसान संगठन खड़े नहीं किए, लेकिन कुछ किसान संगठन ऐसे हैं, जैसे किसान सभा ले लीजिए आप। इन किसान सभाओं वालों में यूनिवर्सल खेती किसानी के आमूलचूल परिवर्तन की नीति है। वो भूमि सुधार की बात करते हैं तो कोई डिफर करता है कि हम लैंड सीलिंग के पक्ष में नहीं हैं, तो आपसे असहमत है, वो कहता है आप राजनीति मान लें मैं हूँ, हम कहेंगे भूमि सुधार होना चाहिए तो ज़मीन तो मिलनी चाहिए भूमिहीन को, तो किसी अमुक किसान नेता को नहीं जचता है कि ये कौन सी मांग हुई तुम तो इस तरह का जो किसान सभाएं रहीं लाल झंडा उठा के, उनकी खेती किसानी में किसानों की मांगों के साथ साथ खेती का आधारभूत खेती के कृषि क्षेत्र में कैसे परिवर्तन हो वो मांगें भी रहीं, जो बहुत सारे लोगों को नापसंद थी, इसलिए उन्होंने अपने तौर पे भी किसान संगठन बनाए। बाद के दौर में जो आप कह रहे हैं वो बात है, वो ये कि हिंदुस्तान की राजनीति में ये कुछ जगह तो धार्मिक भी, लेकिन सब जगह धार्मिक नहीं। धार्मिक तो इन्होंने किसान संघ आरएसएस ने खड़ा किया, भारतीय किसान संघ अब उस आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अकाली पार्टी है जैसे ये पार्टी की खेती किसानी बेस्ड पार्टी थी और राजनीति भी थी और उनका किसान दल भी था, लेकिन जातीय आधार का जो विभाजन हुआ हिंदुस्तान की राजनीति में देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर, उसने भी रिजर्वेशन के जरिए हमारा फ्यूचर, इन सब सवाल प्राथमिकता के हो गए। डंकर प्रस्ताव के पहले बनने, फिर उसके लागू होने, फिर उसमें जो क्षेत्रीय राजनीति पनपी, उसने एज सच किसान आंदोलन जो है उसको कमज़ोर किया। और उसी में मैं जहाँ तक समझता हूँ संघ परिवार अपनी गति से चलता रहा, वो बहुत टैक्टिकली कभी समझौता और कभी अलग, और वो धीरे धीरे जो हमारी साइकी है धार्मिक आधार की जनता की, ग्रामीण जनता तो अनेक किस्म के विश्वासों में यकीन करती है, अनेक किस्म के उसके अपने संस्कारों के नाम पे बातें हैं, तो उसको इनकैश करवाने में और जनता को अपने पक्ष में लेने में संघ परिवार बहुत हद तक कामयाब हुआ। और कामयाब हुआ वो निरोल हिंदू धार्मिक साइकी को उभार कर, ना कि किसान आंदोलन के किन्हीं मुद्दों को उभार कर वो सत्ता में पहुंचा। उल्टा उनके जो सो कॉल्ड स्वदेशी जागरण मंच के नाम से अनेक संस्थाएं उन्होंने जो खड़ा की थी, आज भी वो पता नहीं कहाँ विलुप्त हैं, पर्दे के पीछे हैं, कोई दिख नहीं रहे। लेकिन क्षेत्रीय राजनीति के आधार पे और ग्रामीण जनता जो उन दलों में बंटी, उससे सामूहिक तौर पे किसान आंदोलन जो है वो इस देश के में बहुत कमज़ोर हुए, जो खेती किसानी को बचाने के पक्ष के आंदोलन थे। लेकिन वो लोग
हमारा राज्य अलग बन जाए, हमारा स्टेट अगर अलग हो, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे जो पिछड़ापन है उसमें हम हमेशा उपेक्षा के शिकार रहे हैं। और अगर हम हमारा अलग चूल्हा अलग अलग कर लेंगे तो शायद हमारा ज़्यादा भला हो जाएगा। इस मानसिकता ने जब देश के अंदर अलग अलग राज्य भी विभाजित हुए, अलग अलग राजनीतिक दल भी उभर के सामने आए और वो सत्ता तक भी पहुँचे, तो जो किसान आंदोलन किसानों के हित को केंद्र में रख के बनना चाहिए था, वो इस देश में कमज़ोर रहा। लेकिन मंदसौर की घटना के बाद फिर एक प्लेटफार्म किसानों को मिला, पहले ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम से, और फिर ये 5 जून के बाद जब ये किसान ये हाल के वर्षों में, मैं तो पहले निवेदन कर चुका हूँ कि सब रंगों के, सब धार्मिक विश्वासों के और इवन राजनीतिक दलों से एफिलेटेड लोग भी, भले वो प्रो हैं किसी के, लेकिन उन्होंने इस प्राथमिकता को समझा कि खेती किसानी को बचाने, ग्रामीण जीवन को बचाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसको बचाने। क्योंकि मैं एक निवेदन करूं कि खेती किसानी सिर्फ आजीविका नहीं है, इसकी गहरी जड़ें हमारी संस्कृति में हैं। सिविलाइजेशन की शुरुआत ही पशुपालन से हुई है, उसके बाद खेती से हुई है। हमारे किस्से कहानियाँ, हमारा जीवन शैली, हमारा अतीत जो है, उस हमारा सिविलाइजेशन खेती किसानी में है। उसको बर्बाद करने का मतलब है हमारी देश की जो मानवीय सभ्यता है उसको उसकी जड़ों से काट देना। ये बात जो हमारे सब धर्मों के, सब रंगों के, सारे देश के खेती किसानी, खेतिहर मजदूर, आदिवासी लोग कहीं ज़्यादा कहीं कम जो इस बात को समझ आ गए, ये बहुत ही शुभ लक्षण है और इसके परिणाम दूरगामी रहेंगे। और अंत में मैं निवेदन करूं कि हमारी कोशिश ये है कि अभी हमारे से मिलते रहते हैं, या मैं तो कम वहाँ जाता हूँ अभी पर, लेकिन हम लीडरशिप आती रहती है कभी कभी। कल ही यहाँ योगेंद्र जी यहाँ बैठे रहे बहुत देर तक, यहाँ हमारा राम जी हैं, मैं हूँ, अपने राजा राम जी मील हैं, योगेंद्र जी यादव हैं, हम लोग आपस में विश्वास करता रहते हैं। लेकिन अभी प्रयास ये है कि ये थोड़ा कोरोना का भय 10-5 दिन का निकले, कि देश के बाकी बचे अभी जितनी दूर तक और जितनी हिम्मत से पंजाब हरियाणा के लोगों को इस आंदोलन को जिस सीमा तक लेके जाना था वो ले जा चुके हैं। अब उनके हमराही हम कदम बाकी देश के किसान आंदोलन के हिस्से कैसे बने, उसके लिए कुछ प्रयास शुरू किए हैं। किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, जहां उनका काम है ऑल इंडिया अम्ब्रेला रहे संयुक्त किसान मोर्चा का, नीचे जहां जिसकी ताकत है और जितनी ताकत है और जिसको पहले सोझी आ गई वो दूसरों को साथ लेकर के चले। और बुनियादी बात इसकी जो मैं ये कहूँ किसान आंदोलन की जो रहनी चाहिए वो ये है, जब शुरू कर रहे थे संयुक्त मोर्चा गुरुद्वारा रकाबगंज में, मैं उस मीटिंग में शामिल था 26-27 अक्टूबर 2020 को, तब ये 2 बातों पे सहमति थी। एक तो ये कि आंदोलन संगठन चाहे छोटा चाहे बड़ा है, सबको सम्मान बराबर का दर्जा देंगे। बड़े संगठन के जिम्मे ये रहेगा कि उनको साथ लेके चले और सामूहिक निर्णय, सामूहिक संघर्ष और सामूहिक बार्गेनिंग, ये इसकी बुनियाद रहे। और थोड़े बहुत उतार चढ़ाव, गुस्सा नाराज़गी स्वाभाविक है, कोई कहीं भी रहेगा, कोई वो अनहोनी नहीं है। लेकिन इसकी जो 6 महीने इसने जो निकाले हैं और जो कृत संकल्प हैं और लंबी लड़ाई के लिए, इसको और विस्तार कैसे दें और मजबूती कैसे प्रदान करें, जो छूट गए हैं उनको साथ कैसे लेके चलें, इसका प्रयास करेंगे। और हमें तो मैं तो अपने जीवन से तजर्बे से कह सकता हूँ, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि हमने बहुत बड़ी ताकत झोंक दी या सब जैसा हम चाहते थे वैसा हो गया, लेकिन जितना हुआ उससे संतोष है। जो कमजोरियाँ उसको दूर करना है और इसको और मजबूती प्रदान करनी है। और यही आंदोलन है जिसने इस देश के सब सूझवान समझदार को, जो देश की हकीकत को समझता है, इसके भविष्य को समझता है,
उसको प्लेटफार्म दिया है, इसलिए ये लड़ाई जो है आगे बढ़ेगी और आप सब हम लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे।